हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी और काव्य के बीच का सफ़र देर रात तक। इसका अध्याय नंबर 1। कई बार हम जीवन में एक लंबा समय उस अपराध बोध में बिता देते हैं जिससे हमारा कोई संबंध नहीं होता, जिन गलतियों के लिए हम खुद को जिम्मेदार ठहरा कर कोसते रहते हैं। दरअसल उसके लिए हम अकेले जिम्मेदार नहीं होते। किसी ने आपका साथ मांगा, आपने हाथ आगे बढ़ाकर खींच लिया उसे अपनी ओर। फिर उसने कहा, हाथ दुखता है इस जकड़ से। आपने छोड़ दिया। उसने कहा, भीड़ के शोर से सिर दुखता है। आपने अपने एकांत का मलहम उसके सिर पर लगाया। एक रोज से उसका अकेलापन काटने को दौड़ा। आपने अपनी मौजूदगी से भर दिया उसका अकेलापन। उसने कहा, अब ऊब लगती है। आप उठकर जाने लगे और जब गलतियों का हिसाब हुआ तो उस रोज अपराध से मुक्त न कर सके। दीमक की तरह चाटता रहा यह अपराध बोध, करता रहा हृदय खोखला और पाया एक उदासीन जीवन। वह रिश्ते में कभी अपनी गलतियों की तो कभी दूसरों की गलतियों की मरम्मत कर उसे ठीक करने में लगा रहा। वह उन बिखरे शीशे के टुकड़ों को बीनता रहा, जोड़ता रहा, जो उसके हाथों से गिरकर टूट गए थे। हाथ में चुभे कांच के टुकड़े से लहूलुहान अपने हाथों को पोंछ लेता है और अपने ही अकेलेपन में। हम कभी कभी अपने अकेलेपन से डरकर वहाँ होते हैं जहाँ हमारी मौजूदगी महत्वहीन है। तत्क्षण हमें उस कमरे से बाहर आ जाना चाहिए जहाँ किसी ने कहा हो, ना आते तो बेहतर था। प्रेम में होना नियति है, पर प्रेम निभाना आपका चयन। हम कभी कभी उस मोड़ पर खड़े रहकर इंतज़ार कर रहे होते हैं जहाँ कोई नहीं आने वाला। इस इंतज़ार को छोड़िए, वहाँ पहुँचिए जहाँ कोई आपके इंतज़ार में है। अंत सुखद है या दुखद, अंत का सत्य जेब में रख निकल पड़िए उन यात्राओं पर जहां आप तब भी थे जब कोई नहीं था। अलविदा मेरी दोस्त, रख दीजिए उन हथेलियों पर। काली घनी रात बीतते ही एक अलहदा सुबह आपके इंतजार में है जहां अब कोई अपराध बोध नहीं है। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 2। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। यहाँ एवरीथिंग जो युद्ध के लिए है वह ठीक वैसा ही प्रेम के लिए नहीं है, क्योंकि दोनों परिणाम को लाने के लिए जो आधार है वे दो विपरीत भावना से संचालित हैं। एवरीथिंग जो प्रेम के लिए प्रयोग किया है उसका अर्थ है वह सब कुछ जो प्रेम को सुंदरतम रूप से जीने में सहायक है। यहाँ एवरीथिंग का अर्थ उस बात से है जो प्रेम को सींचने में सहायक है। जैसे कोई कहे कि एक फूल को खिलने में क्या सहायक है, मिट्टी, हवा, पानी और उसकी देखभाल। मिट्टी, हवा, पानी भौतिक आवश्यकता है, देखभाल उसकी भावनात्मक आवश्यकता है। अब जो उस फूल को सींच रहा है, जो उस फूल की सुगंध चाहता है, वह उसका ख्याल कैसे रखता है, यह महत्वपूर्ण है। जैसे कोई पौधे को प्रेम से सहलाता है, उससे बातें करता है, उसको प्रेम पूर्वक निहारता है, बाजार से खाद ले आता है, तो यहाँ सब कुछ का अर्थ होगा वह सब कुछ जो फूल को खिलने में सहायक हो। पर अब कोई कहे, मुझे इस फूल के पौधे से प्रेम है और मेरे ख्याल का यह ढंग है, और वह खूब पानी उड़ेल दे, कहीं धूप में छोड़ दे, उसके सामने बैठकर चिल्लाए कि जल्दी फूल क्यों नहीं खिलता, तो क्या फूल खिल सकेगा, क्या सुगंध फैल सकेगी। ठीक उसी तरह प्रेम को बचाए रखने में, उसकी सुगंध को बनाए रखने में वो सब कुछ सहायक हो। यहाँ उसका अर्थ वही सब कुछ से है। युद्ध में क्रूरता की हदें पार होती हैं और प्रेम में कोमलता की। दोनों को जीने के दो विपरीत ढंग हैं। अगर आप वह सब कुछ कर रहे हैं जो आपको आपके प्रेमी को दूर करता हो, आपके बीच ईर्ष्या पनपती हो और एक दूसरे के प्रति इंसिक्योर हो जाते हो, वह प्रेम में जायज कभी नहीं हो सकता। जैसे किसी फूल को खिलने में यह कैसे तर्कपूर्ण हो सकता है कि उसकी जड़ों को ही उखाड़ फेंक दिया जाए, उसके पत्तों को तोड़ दिया जाए या उसे किसी अंधेरे कमरे में रख छोड़ दिया जाए। और कोई कहे यह मेरे प्रेम को दिखाने का ढंग है, तो क्या यह तर्कपूर्ण है। जब ऐसी स्थिति में कोई फूल नहीं खिल सकता तो प्रेम का फूल कैसे खिलेगा। जब तुम अपने प्रेम का गला घोंट देने की हर कवायद कर रहे हो, उसकी सारी स्वतंत्रता छीन रहे हो, जबकि स्वतंत्रता तो प्रेम का खाद पानी है। हमने भूल क्या की कि हमने एवरीथिंग का अर्थ प्रेम और युद्ध दोनों के लिए बराबर ले लिया, और हमने यह भारी भूल की। हमने प्रेम में एवरीथिंग के अर्थों पर कभी गौर ही नहीं किया। हमने एवरीथिंग के बक्से में वह सब कुछ डाल दिया जो हमारे ईगो को
तृप्त करता है। और इस कारण हमने प्रेम के नाम पर उन सब को जायज़ ठहराया जिसके प्रेम से कोई संबंध नहीं था। प्रेम के नाम पर हमने क्रूरता को जिया और हमने कहा एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव। हमने बदले की भावना, घृणा को प्रेम का रूप समझा, जबकि वह भावना युद्ध लड़ने में सहायक है, प्रेम को जीने में नहीं। और हम प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी करते हैं। हम बेहूदगी की जस्टिफाई करते रहे। उन चीज़ों के नाम पर हमने तेजाब झोंके, जला दिया, हत्या की और ना जाने कितनी बेहूदगी और क्रूरता को कहा एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 3। ना तो इमरोज़ बनने की अपेक्षा करें किसी से, ना ही खुद को अमृता बनाने की। अक्सर युवाओं को प्रेम कहानियों में खुद को बदलते या दूसरों को बदलने की चाह देखता हूँ। और अमृता, इमरोज़ शायर की कहानियाँ पढ़कर ज़्यादा ही उलझ के रह जाओगे। वर्तमान में जो है वह भी विदा हो लेगा। ना तो दूसरी अमृता पैदा हो सकती है, ना ही इमरोज़। सब अनूठे हैं। हाँ, प्रेम के सुंदर रूप को साधना है तो अपने स्तर पर साधो, अपनी परिस्थितियों के अनुरूप। तुम अपने इमरोज़ से रात के 1 बजे चाय की अपेक्षा तो कर लोगे, पर तुम अमृता नहीं हो। उतनी ईमानदारी अभी बरती नहीं तुमने। और इन्हीं रात के 1 बजे तुम लिख रहे हो कुछ कहानियों का रस लो। तुम जो हो वही बने रहो। क्या बेवजह का ख्याल पाल लेना, क्यों नर्क बनाना वर्तमान को दूसरे बनने की चाह में। यह सवाल ही फिजूल है कि इमरोज़ अब मिलते हैं क्या। किसी ने मजाक में मुझसे पूछा था, मिलते होंगे या नहीं मिलते होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम अमृता नहीं हो, तुम्हें क्यों मिलेंगे। अमृता मिलेगी या नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम शाहिर नहीं हो और इमरोज़ तो बनना भी नहीं। पीठ पर किसी दूसरे का नाम लिखता देखकर तुरंत उतार दोगे बीच रास्ते में उसे अपने स्कूटर से। अभी ना जाने कॉफ़ी पर उससे क्या क्या वादे कर रहे थे। अभी तुम्हारे अहंकार को चोट लगेगी, सब चाह विदा हो लेगी। साथ देखे सब सपने टूट जाएंगे। वो बेचारी को क्या पता किसी दूसरे का नाम लिख भी रही थी या नहीं, या बस उंगली भर ही छुई थी। भ्रांति में तुम्हारा जीवन गुजरा है, नई भ्रांति पाल लोगे। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहे, पर दूसरा आदर्श स्थिति में हूँ, यह अपेक्षा ही गलत है। अमृता की चाह में भटकते रहोगे, मिलोगे भी तो नहीं पहचान पाओगे। उतना सामर्थ्य ही नहीं है तुम में। अभी वो दृष्टि पैदा नहीं हुई। किसी इमरोज़ की चाह में न जाने कितने अच्छे रिश्ते भी बोझल कर लोगे। अमृता की दृष्टि आम दृष्टि नहीं थी, उसका जीवन आम जीवन नहीं था। तुम जो हो वही बने रहो। तुम्हारे पास जो है उसको तो जियो, साथ हाथ थामो तो उसका जो तुम्हारे पास है। पूरा जीवन भटकते रह जाओगे किसी आदर्श प्रेम की तलाश में। आदर्श कुछ होता नहीं, जीवन जीने के तरीके हैं। अपने जीवन को ही बना लो आदर्श। जो मिला है, जो नहीं है, जो नहीं हो सकता, उसके लिए नाहक ही रोते हो। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 4 और जानते हैं ज़िंदगी के नए पहलू को। प्रेम एक तरफा ही होता है, दो तरफा संबंध होता है। यहाँ संबंध का अर्थ उस रिश्ते से है जिसे हम नाम देने को उत्सुक हैं। प्रेम प्राइमरी है और संबंध सेकेंडरी है। जो दो तरफा है उसके टूटने की भरपूर संभावना है। रस्सी के दो सिरों को थामे थामे किसी का हाथ दुख सकता है। कोई ना कोई पहले पकड़ ढीली कर सकता है। रस्सी हाथों से छूट सकती है। संबंध एग्रीमेंट है। जब तक तुम मुझसे प्रेम करोगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूँगी। पर जहाँ सिर्फ प्रेम है वहाँ एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं, वहाँ दूसरे के दस्तखत की भी ज़रूरत नहीं। वह अकेला पर्याप्त है, वह सामर्थ्यवान है। संबंधों में बंधे प्रेम में थोड़ी मिलावट है। जिसमें मिलावट है वह 24 कैरेट खरा नहीं हो सकता। उसमें ईर्ष्या, अहंकार, एक दूसरे पर मिल्कियत की संभावना है। इसलिए यह प्रेम अंततः कांटे में परिवर्तित हो जाता है। जहाँ सिर्फ प्रेम है वहाँ कई बार भाषा नदारत है, चुप्पी है। वहाँ घोषणा की ज़रूरत नहीं। इसलिए यह प्रेम ईश्वर के ज़्यादा करीब है। यहाँ प्रेम प्रार्थना बन जाता है। इसलिए रूमी कहते हैं, मैंने चुना चुप रहकर तुमसे प्रेम करना, क्योंकि मौन में मुझे अस्वीकृति नहीं मिलती। गहन प्रेम में कई बार मिलने की लालसा भी खत्म हो जाती है। जो दूर है हम उसी से मिल सकते हैं, पर जो हमें ही वसा हो उससे मिलने की तो बात ही नहीं उठती। वो जो सबसे करीब है, वो जिसका होना ही मेरा होना है, उससे क्या मिलना। इसलिए रूमी अपनी एक कविता में कहते भी हैं, लवर्स डोंट फाइनली मीट समवेयर।
दे आर इन ईच अदर ऑल अलॉन्ग। प्रेमी अंततः कहीं मिलते नहीं, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 5। कई बार हम उन रास्तों पर चल पड़ते हैं जिसे हमने नहीं, साथ चलने वाले ने चुना है। और फिर साथ चलने वाले को एक रोज़ अचानक वो रास्ता पसंद नहीं आता और वो चुपचाप बिना कुछ कहे मुड़ जाता है और आप छूट जाते हैं उन रास्तों पर जिसे आपने चुना ही नहीं था। फिर आपको समझ नहीं आता अकेले वापस लौटें या अब आगे भटकते रहें। जीवन सिर्फ स्वार्थ नहीं है, दायित्व भी है। जब आप किसी को साथ चलने को कहें तो ख्याल रखें कि या तो सफ़र पूरा करें या उसे बताएं कि इन रास्तों पर चलना कठिन होता जा रहा है। क्या कठिन रास्तों के बीच बिछे कंकड़ों को साथ मिलकर हटाएं या लौट चलें उसी पुराने बिंदु पर जहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई थी। वापस ठीक ठीक लौटना तो नहीं होगा, पर अलग अलग रास्ते चुन लेने से सहूलियत ज़रूर होगी। हमेशा ख्याल रखें कि उसने वो रास्ता इसलिए चुना क्योंकि आप चाहते थे। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।